नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, वो काफ़ी दिनों से उसकी क्लास नहीं आ रही थी। तो आज उस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू मैं शुरू करने जा रहा हूं। दोबारा कंटिन्यू करते हुए हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे साथियों। भारत का भूगोल के अंदर हम प्रायद्वीप या भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। देखो, भारत के भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको भारत के भूगोल के लगभग लगभग जो टॉपिक हैं वो कवर करवा दिए थे। इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे साथियों? इसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारत के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भारत के नदियों को मैंने आपको बताया था, भारत की नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो उनको दो भागों के अंदर बांट के पढ़ा जाता है। एक तो हिमालय तंत्र की नदियां और दूसरी होती है प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक है, हिमालय तंत्र की नदियां हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में और सिद्धू नदी के बारे में हमने जाना था। तीन नदियां थी हिमालय की, जो मेन नदियां थी, और तीनों की बहुत सारी सहायक नदियां थी। सबसे पहले हमने सिद्धू नदी को पढ़ा था, उसके बाद में हमने गंगा नदी को पढ़ा था, और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना था। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें भारत के भूगोल के अंदर, तो भारत के भूगोल के अंदर साथियों मैंने आपको जब शुरुआत की थी भारत के भूगोल की, तब मैंने आपको क्या कुछ करवाया था उसका मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। उसके बाद में हम जो शुरुआत करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की करेंगे। ठीक है साथियों, जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? भारत के भूगोल को पांच भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों के अंदर? पांच भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय सॉरी, भारत के भूगोल को। ठीक है, पांच भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। तो जो पहला भाग आएगा हमारा साथियों, वो पहला भाग कौन सा था? भूल मत जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला भाग कौन सा था साथियों? पहला भाग था हिमालय का। कौन सा भाग था? हिमालय का भाग था साथियों पहला। इसके बाद में जो भाग आएगा, हिमालय के बाद में क्या पढ़ा था साथियों? हमने हिमालय के बाद में पढ़े थे उत्तर भारत के मैदान। किसके? उत्तर भारत के मैदानों के बारे में हमने पढ़ा था। उत्तर भारत के मैदानों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, 3 नंबर पे जो साथियों हमने टॉपिक किया था, वो उस टॉपिक का नाम क्या था? उस टॉपिक का नाम था प्रायद्वीप भारत। क्या नाम था साथियों? प्रायद्वीप भारत के बारे में हमने जाना था, प्रायद्वीप भारत के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीप भारत किसको कहते हैं? जिसके अंदर मैंने आपको अभी भी जो अपवाद तंत्र चल रहा है ना, वो प्रायद्वीप भारत का ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत के अंदर भारत के पर्वत आ जाते हैं, भारत के पठार आ जाते हैं, भारत के मैदान आ जाते हैं, और अभी जो अपवाद तंत्र भी चल रहा है वो भी प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम, ये टॉपिक रनिंग के अंदर है तो इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेते हैं। ये टॉपिक काफी लंबा चलेगा। अगर हम आगे भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, भारत का मानसून पढ़ेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा प्रायद्वीप भारत के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे बड़ा है आपका। ठीक है, हिमालय मैंने आपको करवा दिया था, उत्तर भारत के मैदान करवा दिए थे, प्रायद्वीप भारत कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद में प्रायद्वीप भारत के बाद में मैंने आपको तटीय मैदान करवाए थे। क्या करवाए थे साथियों? तटीय मैदान करवाए थे। तटीय मैदानों के बाद में जो एक टॉपिक किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था द्वीप समूह है। क्या नाम था साथियों? उसका नाम था द्वीप समूह है। उसका नाम था, क्या नाम था साथियों? उसका उसका नाम था साथियों द्वीप समूह है। तो ये पांच भागों के अंदर मैंने आपको बांट के पढ़ने के लिए बोला था भारत का भूगोल, जिसके अंदर अगर हम साथियों हिमालय की बात करें, किसकी बात करें? हिमालय की बात करें तो हिमालय को जो कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ा था? हिमालय को जब हम पढ़ते हैं तो साथियों पांच भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों के अंदर? पांच भागों के अंदर। जो पहला एक भाग था 1 नंबर पे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साथियों ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस। ट्रांस के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? ट्रांस के बाद में आ जाएगा महान हिमालय। कौन सा आ जाएगा साथियों? महान हिमालय। महान के बाद में हमने जो पढ़ा था साथियों, उसको क्या बोला जाएगा? उसको मध्य हिमालय की परिभाषा देंगे, डेफिनेशन देंगे। किसकी? मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय के बाद में 4 नंबर पे जो हमने साथियों पढ़ा था, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है साथियों शिवालिक हिमालय के नाम से। किस नाम से? शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और 5 नंबर पे जो हमने पढ़ा था साथियों, उसको बोला जाता है पूर्वांचल। क्या बोला जाता है साथियों? पूर्वांचल बोला जाता है, जो कि दक्षिण भारत का पर्वत है। दक्षिण भारत के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को भी साथियों हमने चार भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ा था ट्रांस को? ट्रांस को चार भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कौन कौन से वो चार भाग थे? उन चार भाग थे वो साथियों, यहाँ पे नाम उनके लिख रहा हूं मैं। 1 नंबर पे तो था साथियों, कौन से चार भाग थे? 1 नंबर पे जो नाम था उसका नाम था लद्दाख।
ठीक है। लद्दाख को पढ़ा था, लद्दाख के बाद में हमने जास्कर को पढ़ा था, जास्कर के बाद में कैलाश को पढ़ा था, और कैलाश के बाद में जो एक बच गया उसका क्या नाम था? कैलाश के बाद में हमने साथियों जो पढ़ा था उसको काराकोरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काराकोरम के नाम से साथियों जाना जाता है। ये थे हिमालय के 4 भाग। कौन से हिमालय के? ये थे साथियों ट्रांस हिमालय के 4 भाग। किस हिमालय के साथियों ये आ जाएंगे? ये आ जाएंगे साथियों ट्रांस हिमालय के। किसके? ट्रांस हिमालय के 4 भाग आ जाएंगे। ट्रांस हिमालय को 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था, लद्दाख के अंदर, जास्कर के अंदर, कैलाश के अंदर और काराकोरम के अंदर। हिमालय की बात समझ में आ गई। हिमालय के बाद में ट्रांस, ट्रांस के बाद में महान पड़ा था, महान के बाद में मध्य पड़ा था, और शिवालिक और पूर्वांचल। पूर्वांचल जो भारत के दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। हिमालय के अंदर हिमालय कवर करवा दिया था। उत्तर भारत के मैदानों की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे होता है वो सारी की सारी मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया हुआ है। कौन कौन सी नदियां उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको साथियों क्लास के अंदर बताया था। कितने कितने उत्तर भारत के मैदानों को हमने क्षेत्रफल के आधार पे भी बांट के पढ़ा था, हमने अपवाह तंत्र के आधार पे भी बांट के पढ़ा था। अपवाह तंत्र का मतलब कौन कौन सी नदियां कितना कितना क्षेत्र का उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है। और हमने क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पे हमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य के अंदर उत्तर भारत के मैदानों का क्षेत्रफल है वो विस्तृत है, उसको बोला जाता है क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, तो दोनों के दोनों आधार पे मैंने आपको उत्तर भारत के मैदान करवाए थे। ये टॉपिक अभी कंटिन्यू हम करेंगे, और आज से रोज शाम को या तो 8 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी ही मिलेगी, इंडियन जियोग्राफी की। ठीक है, और इसके बाद में तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा था, तो तटीय मैदानों को भी हमने 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। तटीय मैदानों के द्वीप समूह को पढ़ा था, तो 2 प्रकार के द्वीप समूह थे। द्वीप समूह का क्या मतलब होता है? भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर। कौन कौन से साथियों? एक तो अरब सागर के द्वीप समूह हैं, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे बंगाल की खाड़ी के हैं, जिनकी मैंने एग्जैक्ट संख्या बताई थी साथियों 247। ऑथेंटिक डाटा बताया था, लेकिन ये डाटा बुक कई किताबों के अंदर छोटे मोटे द्वीपों को काउंट करेंगे तो साथियों 1100 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा, 700 भी आ जाएगा, 800 भी आ जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम याद रखने हैं, मैक्सिमम नहीं याद रखने हैं। मिनिमम अगर हम याद करेंगे तो साथियों, मिनिमम अगर हम याद करेंगे तो मिनिमम जो डाटा है वो 247 है। अभी भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर 247 द्वीप समूह आते ही आते हैं। ठीक है, और अधिकार इसके बाद की बात करेंगे या इससे ज्यादा की बात करेंगे तो ज्यादा का तो कोई फिक्स संख्या है ही नहीं है। अभी तक बहुत सी किताबों के अंदर आप जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा डाउट के अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो कम से कम आप याद रख लेना, कम से कम मैंने आपको बताया था कम से कम 247 हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा द्वीप समूह की। इसके बाद में साथियों हमने मजूली द्वीप समूह की बात की थी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, असम के अंदर है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी के ऊपर द्वीप समूह विस्तृत है। ठीक है, माजुली द्वीप समूह। तो ये था हमारे भारत के भूगोल का, मैंने आपको क्या कुछ करवाया था उसकी एक बार मैंने आपको जो पूरा का पूरा डाटा है, पूरा का पूरा मानचित्र है, आपके सामने खोल के रख दिया। अभी उम्मीद करता हूं जो आज की क्लास होगी उसको आप इसके साथ में कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो ये देख लेना, हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सब ने, हाँ ये सब हमने पढ़ लिया था। प्रायद्वीप भारत का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मैंने आपको प्रायद्वीप के कौन कौन से प्रायद्वीप के पर्वत करवा दिए थे। अभी प्रायद्वीप भारत की नदियां चल रही है। ठीक है, भारत की नदियों की बात करें तो हिमालय नदी तंत्र करवा दिया था, और प्रायद्वीप भारत की नदियों की आज हम साथियों शुरुआत करने जा रहे हैं। कुल टोटल 2 क्लास या 3 क्लास आएगी प्रायद्वीप भारत की नदियों की। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी जिस प्रकार से पहले इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे थे उसी प्रकार से सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना साथियों। ये देख लेना आज का जो टॉपिक रहेगा प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और पहली ही क्लास है आज की। कौन सी है? पहली ही क्लास है। निशान सर को तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये चलिए शुरुआत करते हैं प्रायद्वीप भारत के। प्रायद्वीप भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो प्रायद्वीप अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। कौन से? अनेकों अनेक नदी तंत्र हैं, क्योंकि प्रायद्वीप भारत कोई छोटा मोटा तो भारत है नहीं है, प्रायद्वीप भारत बड़ा भारत है, भारत का बड़ा बड़ा क्षेत्र है। तो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र
हिमालय अपवाद तंत्र से पुराना है। देखो अपवाद तंत्र की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, हम अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे तो दो भागों के अंदर बांट के पढ़े थे। एक तो पढ़ेंगे हिमालय अपवाद तंत्र और दूसरा प्रायद्वीप भारतीय अपवाद तंत्र। ठीक है, प्रायद्वीप तंत्र की बात करते हैं तो वो हिमालय से पुराना है। कैसे है? प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो वो हिमालय से पुराना है, यानी हिमालय अपवाद तंत्र है वो क्या हो गया? वो हो गया साथियों नया। कौन सा अपवाद तंत्र हो गया? हिमालय तो नया अपवाद तंत्र हो गया। और पुराने की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का जो अपवाद तंत्र है वो पुराना है। ठीक है, दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हो। क्योंकि हिमालय है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखला जैसे जैसे प्लेटें टकराएगी वैसे वैसे, जैसे जैसे दोनों प्लेटें आपस के अंदर टकराती है वैसे वैसे पर्वतों का निर्माण कर होता जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो हिमालय है वो प्रत्येक वर्ष के अंदर ना बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो बढ़ेगा तो वो नया ही होगा। तो हिमालयन नदी तंत्र है वो क्या है? नया है। और प्रायद्वीप भारत का जो अपवाद तंत्र है वो पुराना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों से चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। अभी आप देख सकते हो, जो भारत का जो प्रायद्वीप भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है पठार भी पाए जाएंगे। दक्कन का पठार आ जाएगा, इधर कर्नाटक का पठार आ जाएगा, इधर मैंने आपको क्या करवाया था? पश्चिमी घाट करवाया था, इधर पूर्वी घाट करवाया था। तो ये यहाँ पे क्या पाया जाएगा साथियों? यहाँ पे जो पठार पर्वत होने के कारण यह चौड़ा भी है भाग। चौड़ाई के अंदर भी मैंने आपको बताया था, चौड़ाई के अंदर भी ये ज्यादा है। और क्या है? उथला है। उथला मतलब उबड़ खाबड़ है, कहीं पे पठार आ जाएंगे, कहीं पे पर्वत आ जाएंगे, कहीं पे उस समतल जमीन आ जाएगी। तो इस प्रकार का ये क्या है? ये जो प्रायद्वीप भारत का अपवाद तंत्र है वो इस प्रकार का तंत्र है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत के उत्तर भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। कौन कौन सी? ये नदियां देख लेना, यहां से निकलती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां ऊपर की ओर नदियां बहती हैं? वैसे तो अगर कोई गंगा नदी आएगी तो गंगा नदी आपको पता है ऊपर से ही आती है, ऊपर से आती है तभी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इस साइड से तो गंगा नदी की बहुत सी जो सहायक नदियां हो जाएगी। लेकिन नीचे से ऊपर की ओर चार नदियां जाती हैं, उनमें से जो मेन है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन और सोन नदियां। जब गंगा की सहायक नदियां पड़ी थी ना, तब मैंने आपको सारी नदियों के बारे में करवाया था। ये सारी नदियां बताई थी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पे जाके गंगा के अंदर मिलती हैं। ये आप पिछली क्लास के अंदर देख सकते हो, गंगा नदी तंत्र की मैंने आपको क्लास दी थी, स्पेशल एक क्लास है आधे घंटे की। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, सिंध कहाँ से निकलती है, बेतवा कहाँ से निकलती है, कैन कहाँ से निकलती है और सोन कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके गंगा के अंदर मिलती है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको उसके अंदर बता रखी है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन लेके अगर आप क्लास के बाहर जाओगे, क्लास करने के बाद में भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीप की प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। चार नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी है साथियों? महानदी। ठीक है, कौन सी नदी है? एक तो महानदी आ जाएगी, महानदी के बाद में कौन सी आ जाएगी? गोदावरी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी साथियों? महानदी के बाद में गोदावरी नदी आ जाएगी। गोदावरी के बाद में साथियों कृष्णा नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी? कृष्णा नदी आ जाएगी। और कौन सी आ जाएगी साथियों? और आ जाएगी कावेरी नदी। चार नदियां हैं जो प्रायद्वीप भारत की मेन नदियां हैं। ये बाकी प्रायद्वीप भारत की तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये चार नदियां मेन तौर पे प्रायद्वीप भारत के अंदर पड़ी जाती है। और ये चारों की चारों नदियां कहाँ पे जाके अपना जल विसर्जित करेगी? ये करेगी साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ पे करेगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, कहाँ पे अपना जल विसर्जित करेगी? ये करेगी साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। सुनिश्चित मार्ग पर मतलब कि जैसे एक नदी यहाँ से जा रही है ना, तो कंटिन्यू इसी रास्ते से जाएगी। यहाँ कोनी कदी इन्ना है, कदी इन्ना है, इन्ना है, कदी इन्ना है। मतलब सियाणी नदियां हैं। सियाणी समझ सकती हो ना? जैसे कुछ समझदार बच्चे होते हैं ना, जो घर से स्कूल, स्कूल से सीधा घर। और कई होते हैं मेरे मेरे जैसे, घर से निकलेंगे,
पहले जाएंगे यार दोस्त को मिलने, फिर चले जाएंगे स्कूल, स्कूल से छुट्टी होगी फिर यार दोस्त के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, और शाम को घर पे लौटेंगे। तो ये नदियां हैं वो किस श्रेणी के अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी साथियों सियाणी नदियों के अंदर आ जाएगी, मतलब कि ये सीधी चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। ठीक है। और 12 मासी नदियां हैं, 12 मासी का मतलब साल के हर महीने के अंदर चलती रहती है। ठीक है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटियों में जो दो नदियां बहती हैं ना, अब प्रायद्वीप भारत की बाकी सारी नदियां हैं वो तो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, जिसको हम बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं साथियों, उसके अंदर जल विसर्जित करेंगी। लेकिन एक तो नर्मदा नदी और दूसरी तापी नदियां, ये अपवाद क्यों है, क्योंकि ये निकलती तो प्रायद्वीप भारत से ही है, लेकिन ये अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती हैं, ये करती हैं साथियों अरब सागर के अंदर। कहाँ पे, अरब सागर के अंदर करती हैं। कहाँ पे करती हैं साथियों, अरब सागर के अंदर ये अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इसलिए ये नदियां क्या हैं, अपवाद हैं। मैंने आपको जब प्रायद्वीप भारत की शुरुआत की थी ना, तो मैंने आपको बोला था प्रायद्वीप भारत का ये हिस्सा ना, ये ऊपर उठा हुआ और ये हिस्सा अंदर है। ठीक है। तो इसीलिए होना तो ऐसे चाहिए भी, प्रायद्वीप भारत से जो भी नदियां निकलती हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही गिरती हैं, लेकिन दो नदियां हैं कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, वो कहाँ पे गिरती हैं साथियों, वो गिरती हैं अरब सागर के अंदर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां निम्नलिखित हैं, आगे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नदियां निम्नलिखित हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो पहली नदी आ जाएगी साथियों महानदी। कौन सी नदी आ जाएगी, पहली, पहली आ जाएगी साथियों महानदी। महानदी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य है, राज्य का रायपुर जिला आ जाएगा, और रायपुर जिले के अंदर एक सिहावा जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है। और उड़ीसा से बहती हुई यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। कहाँ पे करती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। निकलती कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से। एंड पॉइंट कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी इसका क्या है साथियों, एंड पॉइंट है, अंतिम। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। अभी ये नौ संचालन क्या है साथियों, जब ऐसी बड़ी नदी जिसके अंदर छोटे मोटे साधन चलते हो ना, यहाँ किश्तियां चाल गई, और अभी किश्तियों के अंदर कागज वाली किश्तियां तो समझ मत लेना। ठीक है। व्यापार की दृष्टि से जो साधन नदी के अंदर चलाए जाते हैं उसको नौ संचालन बोला जाता है। तो इसके अंदर नौ संचालन भी होता है। तो नौ संचालन होता है तो ये नदी काफी बड़ी है, फिर आप ऐसे समझ सकते हो बड़ी नदी है तो इसीलिए नौ संचालन होता है। इस नदी की अपवाद द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, और 47% भाग कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। तो तीन राज्य इस नदी के अंदर हैं, कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा साथियों छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में इन दोनों के अंदर इसका कितने प्रतिशत हिस्सा है, कितने प्रतिशत है साथियों, ये आ जाएगा 53%। कितना आ जाएगा, 53%। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों उड़ीसा के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, उड़ीसा के अंदर आ जाएगा। उड़ीसा के अंदर आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 47% हिस्सा उड़ीसा के अंदर इसका आ जाएगा। तो आपको ये बातें सारी की सारी पता होनी चाहिए महानदी के बारे में। छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, 851 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अब ये देख लेना, ये महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ पे चली जाएगी, ये उड़ीसा के अंदर चली जाएगी। और 851 किलोमीटर ये कितनी लंबी है, कितनी है, 851 किलोमीटर ये लंबी है। तो आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे नदी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी साथियों, गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र। जैसे हिमालय की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गंगा है, मैंने आपको बताई थी। उसी प्रकार से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है। इसके इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा मतलब कि बूढ़ी गंगा के नाम से। अभी क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा, अभी बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा जिसके अंदर एक ऑप्शन आपको गोदावरी का नाम भी मिलेगा। तो कौन सा सही होगा, गोदावरी को ही क्या बोला जाता साथियों, वृद्ध गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको
जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपको निकलने का स्थान पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के कौन से जिले से साथियों? नासिक जिले से निकलती है। आपको इसका पता होना चाहिए, ये चीज आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसकी सहायक नदियां किस किस से? एक तो गुजरेगी साथियों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरेगी। ठीक है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। लंबाई कितनी है? 1465। महानदी की कितनी थी? 851 किलोमीटर है। वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में चला जाता है। तो मेन अगर हम बात करें तो कहाँ पे है मेन? इसका महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा साथियों? महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर कितना आएगा साथियों? 49%। कितना आएगा? 49%। और 20% भाग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। और दूसरा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाएगा साथियों। और छत्तीसगढ़ के बाद में जो शेष भाग इसका बच गया, तो कितना हो गया ये? 49, 59 और 69, 31% जो भाग है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो साथियों चला जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको गोदावरी नदी के बारे में पता होनी चाहिए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। टोटल कितनी लंबाई कितनी है इसकी? तो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसकी सहायक नदियां किस किस राज्यों से होकर गुजरती है वो मैंने आपको बता दिया। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पैणगंगा, इंद्रावती, प्राणवती और मंजरा है। ठीक है। पोलावरम के दक्षिण में यह इसके मार्ग से निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं। अभी ये पोलावरम कहाँ पे है? पोलावरम जगह है साथियों, कहाँ पे आ जाएगी? ये आ जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे आ जाएगी? आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है जहाँ पे इस नदी का एंड पॉइंट है, मतलब कि भारत का अंतिम राज्य है ना। आंध्र प्रदेश के निचले हिस्सों में यहाँ पे भारी बाढ़ें आती हैं। गोदावरी एक सदृश्य प्रपात की रचना करती है। भारी बाढ़ें आती हैं, इसी कारण यहाँ पे क्या है? एक भूदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में एक नौ संचालन संभव है। नौ संचालन संभव है यानी यहाँ पे भी यातायात के साधन चल सकते हैं गोदावरी नदी के अंदर, लेकिन चलते नहीं हैं। ठीक है। नौ संचालन है। और राजा मुंदरी के बाद यह नदी एक दरारों में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजा मुंदरी भी एक जगह है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक स्थान का नाम है राजा मुंदरी। ठीक है। तो ये थी साथियों गोदावरी नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 3 नंबर पे जो हम साथियों नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी पढ़ेंगे। दो पढ़ ली, कौन कौन सी? एक तो महानदी। कौन सी पढ़ ली? महानदी पढ़ ली। महानदी के बाद में साथियों अगर हम बात करें तो वो हमने कौन सी पढ़ ली? गोदावरी पढ़ ली। महानदी के बाद में गोदावरी को पढ़ लिया। गोदावरी के बाद में अब 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 3 नंबर पे आएगी साथियों कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पूर्व दिशा मतलब बंगाल की खाड़ी। जो सह्याद्री, अभी ये सह्याद्री के महाबलेश्वर, सह्याद्री कहाँ पे है? सह्याद्री हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है सह्याद्री। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है, यानी 1400 ही आप बोल सकते हो। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी में कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग कहाँ पे आ जाएगा? 29% भाग आएगा साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कितने राज्यों के अंदर है ये? 3 राज्यों के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर साथियों इसका कितना भाग आएगा? महाराष्ट्र के अंदर आएगा साथियों 44%। कहाँ पे आएगा? महाराष्ट्र के अंदर कितना भाग आएगा? महाराष्ट्र के अंदर साथियों इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर कितना? 44%।
महाराष्ट्र के बाद में साथियों जो 2 नंबर पे स्टेट है वो कौन सा आ जाएगा? सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर 27% है। कितना है? महाराष्ट्र के अंदर 27% है। 44% कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है 44%। और बाकी का जो शेष बचा भाग है 29% आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? आंध्र प्रदेश के अंदर है जो शेष बचा भाग है, यानी 29% कहाँ पे चला जाएगा? ये चला जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अभी कृष्णा नदी की बात करें तो यहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से सह्याद्री के निकट से निकलती है और यहाँ पे इसकी टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है, जिसको 1400 आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये थी कृष्णा नदी के बारे में। अभी आज की लास्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक के कौन से जिले से निकलती है साथियों? कोगाडू जिले से निकलती है कर्नाटक के। कौन से जिले से निकलती है? कर्नाटक के कोगाडू जिले से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है और यह 81.155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षेत्र को अपवाहित करती है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? कावेरी को न जाना जाता है। कावेरी नदी ये रही, कर्नाटक से निकलती है, आपको पता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सालों साल बहती है, मतलब कि परमानेंटली बहती है। जी हाँ, आप मेहनत करा नहीं, 12 महीना नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं ना हम सभी। तो उसी प्रकार से ये नदी है, कौन सी? कावेरी नदी है, जो कि हर सालों साल ही बहती है। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में गर्मी के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कावेरी नदी मैं आपको बता दूं कर्नाटक से निकलती है। यहाँ से कर्नाटक से निकलती है। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे एक है जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो जो यहाँ से जो मानसून उठेगा ना अरब सागर से, जब मानसून करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अरब सागर से जो मानसून उठेगा वो इस पश्चिमी घाट से टकरा के यहीं पे वर्षा करेगा। तो ये वर्षा के कारण ये सालों साल बहती है। ठीक है। मानसून में गर्मी में और निम्न क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी में वर्षा होती है। दो मानसून आते हैं, अरब सागर में गर्मी में और दूसरे मानसून से सर्दियों में वर्षा होती है। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। कितने राज्यों के अंदर? 3 राज्यों के अंदर है। 3% कहाँ पे है साथियों? केरल के अंदर है। 41% कर्नाटक के अंदर है। और 56% भाग कहाँ में है साथियों? 56% भाग तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कबिनी है, भवानी है और अमरावती है। अमरावती इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो किसकी हो जाएगी साथियों? कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये थी हमारी साथियों आज की क्लास। हमने आज 4 नदियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी साथियों? महानदी थी पहली, तो दूसरी कौन सी थी साथियों? दूसरी थी गोदावरी नदी। कौन सी थी? गोदावरी नदी के बारे में जाना था। गोदावरी के बाद में साथियों हमने पढ़ा था कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा के बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा था? हमने कावेरी नदी के बारे में पढ़ा था। ये 4 नदियां मैंने आपको करवा दी। शेष की क्लास कल मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा और जो प्रायद्वीप भारत का अपवा तंत्र है उसको करेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। और ये देख लेना, हमारे नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर एक सीरीज चल रही है भारत के भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था की, जिसके अंदर आपको भारत का भूगोल सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए स्पेशल है। ये भारत का भूगोल करवाया जाता है, भारत के भूगोल का और भारत की राज्य व्यवस्था का, भारत के इतिहास का, भारत की इकोनॉमी का आपको टेस्ट मिलता है। एक दिन छोड़ के ये टेस्ट दिया जाता है। उसके बाद में इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है। ठीक है साथियों। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस मात्र और मात्र 99 रुपये है। कितना है? 99 रुपये के अंदर आपका भारत का लगभग लगभग मैटर तैयार हो जाता है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। कल जरूर आपके सामने मैं प्रायद्वीप भारत का नदी का पार्ट 2 लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।